उसमें था कि मुसलमान युवाओं को रोजगार देंगे। क्या मिला उसके बाद मुसलमान युवाओं को सिवाय मौत के? रोहित वेमुला को यूनिवर्सिटी में उस लड़के को मार दिया गया। पूरा देश तमाशा देखता रहा। जो दलित आत्मसम्मान की बात करेगा उसको भाजपा को वो फूटी आंख नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं सुहाती। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था तो एक चीज़ चालू थी, वो चीज़ थी दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा। लॉकडाउन के बाद जब चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो खुलनी शुरू हो गई तनाव सीमा पार से, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, लगातार बढ़ते हुए अपराध और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग से इंचार्ज प्रदीप नरवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। प्रदीप जी, मैं सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश की बात अब करना चाहूँगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी हैं अनुसूचित जाति विभाग से कांग्रेस के लिए। सवाल यह है कि हमने देखा लॉकडाउन चल रहा था, अपराध बढ़ते जा रहे थे, ख़ास तौर पर दलित समुदाय के खिलाफ। सामाजिक समस्या है या राजनीतिक समस्या है? देखिए, दलित समाज की जो साधु उत्पीड़न की समस्या है वो कोई 4-5 दिन में तो क्रिएट हुई नहीं है। वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। हजारों साल का उत्पीड़न का मामला है, 2-2000 साल इन चीज़ों को हो चुके हैं। परंतु सवाल यह है कि जब उत्पीड़न होता है तो न्याय देना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। जब यूपी के अंदर हिंसा होती है दलित और अपर कास्ट के बीच में तो योगी जी कहते हैं कि ये हिंसा नहीं है, ये सब ठीक हो गया, छोट मोट घटना खत्म करिए। और जब हिंसा मुसलमान दलित के बीच में होती है उसमें रासुका लगती है। अब यूपी में ये भी हो रहा है, जब दलित मुसलमान को तो हिंदू मुसलमान बच जाता है, और जब कोई अपर कास्ट दलित को मारता हो दलित छिटपुट घटना हो जाती है, हिंदू नहीं रहता बेसिकली, तो छिटपुट घटना हो जाती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा एक प्लान्ड तरीके से दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उसमें एक सांप्रदायिक एंगल भी घुसाया जा रहा है योगी जी के द्वारा कि इसको पूरा हिंदू मुसलमान बना दिया जाए। परंतु यूपी के जो हालात है दलितों के वो बहुत ही गंभीर हो चुके हैं और मुझे लगता है उसमें सीरियस इंटरवेंशन की ज़रूरत है। यूपी में दलितों के हालात गंभीर हो चुके हैं आप कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि यूपी में बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी रही वो बहुजन समाज पार्टी रही। 10 सांसद रहे उनके। मुख्य जो कोर वोट बैंक है वो नाम में ही छिपा हुआ है, दलितों की पार्टी थी ये। क्यों नहीं सशक्त कर पाए आवाज़ दलितों का? सत्ता में भी रहे, कहाँ कमी रह गई? देखिए, जो बीएसपी आपने पहले बात कही, बहन जी तो अभी कि वो पब्लिक लाइफ में बहुत कम आती हैं, ज़्यादा इतना विजिबिलिटी उनकी है नहीं। और दलित समाज जो राजनीति रही है वो मुझे लगता है कि बड़े बड़े घरानों को गिराने की रही है। मतलब कोई बड़ा घराना वो बनाने की नहीं रही कभी भी। और जो बहन जी जो किया, देखिए लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ है, लॉकडाउन के अंदर अधिकतर लोग मजदूर थे। मजदूर किस जाति के लोग थे? अधिकतर दलित पिछड़े थे। उनमें 70-80% दलित पिछड़ा था। यही मेरा सवाल भी है। सत्ता में भी रही बहुजन समाज पार्टी भी रही, सपा भी रही, सपा का कोर वोट बैंक ओबीसी है, बहुजन समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक दलित है। सशक्त क्यों नहीं हो पाए ये लोग उसके बावजूद? मैं कुछ दिन पहले आजमगढ़ की तरफ गया, जौनपुर की तरफ गया, मैं ईस्ट यूपी में गया। बात है कि राजनीति में सिंबोलिज्म भी है लेकिन साथ में ग्राउंड रियलिटी वो चेंज करनी पड़ेगी। मैं जब अभी ईस्ट यूपी में गया तो बड़ी खबरें आती दलितों ने घर जला दिए। मैं सोचता था घर जलने इतने आसान कैसे हैं? घर जलाना इतना आसान भी नहीं किसी का। वहाँ रोज घर जल जाते हैं। तो मैं जाकर देखा कि वहाँ जो घर हैं दलितों के, देखो कच्चे घर और ऊपर उसके घास लगी हुई, वो 2 मिनट में जल जाएंगे। जो घर ही कच्चा हो ऊपर घास लगी, उसको जलाना क्या बड़ी बात है? तो ये हालात आज भी दलितों के वहाँ पे। दूसरी बात है, लॉकडाउन के समय जब देश को जरूरत थी, दलितों को जरूरत थी मायावती जी की, वो कहाँ थी? दलित सड़कों पैदल घूम रहा था, रोता रोता डंडे खा रहा था पुलिस से। मायावती जी ने एक बयान नहीं दिया। बयान कब दिया? जब प्रियंका जी ने कहा कि इन गरीब समाज के लोगों को बसों में घर तक छोड़ना हमें चाहिए और हम बसें देने को तैयार हैं, तब बहन जी आई नहीं। जो वो राजनीति कर रही हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा प्रायोजित है। मतलब लगता है जो ट्वीट वो लिखती हैं वो लगता है कि बीजेपी के ऑफिस में लिखा हुआ है। आप मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। चलिए, हो सकता है हो, आपके आरोपों में दम हो ना हो। मेरा सवाल ये है कि अगर मायावती भाजपा के द्वारा प्रायोजित हैं तो कहीं ना कहीं वो उसी ब्राह्मणिकल नारे के साथ काम कर रही हैं जो आपदा में अवसर तलाशने का नारा है। आप पर विश्वास क्यों किया जाए, कांग्रेस पर विश्वास क्यों किया जाए कि वो दलितों के साथ खड़ी होगी? आप लोग भी आपदा में अवसर तलाश सकते हैं। देखिए, जो आपने कहा कि कांग्रेस भी तलाश सकती है, हम अवसर तब तलाशते जब बसें जब प्रियंका जी ने दी थी तो योगी जी ने कहा हम बसें पहले कहा लेंगे फिर नहीं लेंगे, फिर तमाशा चला 3 दिन तक। आखिर प्रियंका जी ने क्या कहा, अपने आखिरी स्टेटमेंट याद हो? हमारे नेता ने आखिर में कहा कि आप इनमें अपने झंडे लगा लीजिए, बीजेपी के बैनर लगा लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मजदूरों घर पहुंचा दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और
जहाँ तक अवसर तलाने की बात है तो मुझे लगता है कांग्रेस ने देश को बनाया है। देखिए कब किस चीज़ को आप बनाते हैं। जब आज़ादी का आंदोलन चला था, जब इस पार्टी से देश आज़ाद होके आया, वो पार्टी आज देश के लिए फिर से बड़ी उतनी भावुक है कि देश बचे। फिर से उतनी ही भावुक है, आप ये टर्म यूज़ कर रहे हैं प्रदीप जी। क्या इसमें इस बात की सच्चाई नहीं है कि आज विपक्ष में है तो आपकी भावुकता जगी है? 2014 से पहले बीजेपी भी प्राइस हाइक के खिलाफ लड़ती थी, एजिटेट करती थी। आज आप लोग विपक्ष में हैं तो आपके में ये भावुकता जगी है, आप सत्ता में जाएंगे तो ये भावुकता फिर मर जाएगी। ये ना मरे इसकी कोई गारंटी है, कोई योजना है आप लोगों के पास? मैं आपको एक बात कहता हूँ कि लोकतंत्र के मायने क्या हैं। लोकतंत्र के मायने हैं जो आखिरी में लाइन में खड़ा व्यक्ति उसके हाथ में पावर देना, ना कि सिर्फ सत्ता में आना। और जब कांग्रेस पावर में थी, यूपीए सेकंड के वक्त क्या आया था? नरेगा आया था। मैं उत्तर प्रदेश में गया, कुछ लोग बड़े नाराज थे इस बात से, जो बड़े अमीर लोग बड़े नाराज थे। बोला क्यों नाराज आप? बोले कि आप लोग नरेगा लेके आए थे। अच्छा, मैं क्यों? फिर बोले गरीबों की जो वेज रेट थे, वेज रेट बढ़ गई उसकी वजह से। यही नरेंद्र मोदी जी बोलते रहे पार्लियामेंट में खड़ा होकर कि नरेगा आपकी विफलताओं का गड्ढे हैं। और आज उनको भी पता है कि इसी नरेगा के दम पे ये लोग फिर से अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को आप लोग उठा सकते हैं और कोई चारा नहीं है आपके पास। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो आपने इकोनॉमिक सर्वे में उस समय पढ़ा था, पहला इकोनॉमिक सर्वे में सरकार का बहुत गंभीरता से पढ़ा था। उसमें ऐसी स्कीम थी, नई मंजिल स्कीम। उसमें था कि मुसलमान युवाओं को रोजगार देंगे। क्या मिला उसके बाद मुसलमान युवाओं को सिवाय मौत के? क्या मिला सरकार में? मॉब लिंचिंग मिली मुसलमान युवाओं को, रोजगार नहीं मिला। स्कीम आई कि दलितों को उत्थान करेंगे, ठीक है, क्या मिला दलितों को? सिंबलिज्म के नाम पे सिर्फ नाम नरेंद्र मोदी। रोहित वेमुला को यूनिवर्सिटी में उस लड़के को मार दिया गया, पूरा देश तमाशा देखता रहा। बंगारू दत्तात्रेय लेटर लिखते रहे, स्मृति ईरानी तमाशा देखती रही, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी घटनाएं हुई यूनिवर्सिटीज में, तमाम आरक्षण से लेके सोशल जस्टिस के जितने मसले थे, सबका गला घोट दिया गया। सब लोग चुपचाप देखते रहे, चाहे क्या बोलते हैं इनको, रामदास अठावले हों, तमाम नेता थे, तो लोग सब लोग देखते रहे। दलित भी हैं तो रामविलास पासवान हो। उसके बाद में ये सरकार आई, क्या क्या सरकार ने? आज प्रति बैरल प्राइस रेट भी कम है पेट्रोल डीजल का इंटरनेशनल मार्केट में, 3 गुना कम है पहले से। रेट भी ऊपर चला गया यहाँ पे। तो सवाल ये सर कि जब आप सत्ता में आप क्या करते हैं? आज सिर्फ बात ही नहीं कि राजनीतिक सत्ता चलनी, नहीं, सवाल ये नहीं रहा। कोरोना महामारी में अभी तो दिक्कतें शुरू हुई हैं। जो पूरा माहौल है, जो सिस्टम है, अभी तो कोलैप्स होना शुरू हुआ आपका। नहीं, आखिरी खतरा नहीं है, वो होगा जो अभी देखा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, मतलब बात है राजनीति में अगर बार बार गंभीरता होनी चाहिए। एक डिस्कोर्स ये भी चल रहा है कि मनुस्मृति और मनुवाद का जो फॉलोअर है वो आरएसएस है और उस विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया पॉलिटिक्स से, और हम देखते हैं ये एक पैटर्न दिखाई देता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के बाद दलित्स का नंबर है। कितनी सच्चाई आपको इस बात में दिखती है और क्या एक्सटेंट तक दिखती है? देखिए, जो व्यापक माहौल है, आरएसएस किस पे काम करती है? सावरकर पे काम करती है, ठीक है। हेगडेकर, गोवालकर, इनके विचार पे काम करती है। अब सवाल है, इनके विचार में दलित कहाँ थे? इनके विचार में मुसलमान कहाँ हैं? ये तो मुसलमान एग्जिस्टेंस मानते ही नहीं। और आज मुसलमानों के जो हालात इन्होंने बना दी देश में, सबके सामने दिख रहे हैं। दलितों के मानते हैं। ये सिर्फ उसी दलित को चाहेंगे, उसी दलित को साथ लाएंगे जो कि इनके पैरों में पड़ा होगा। जो दलित आत्मसम्मान की बात करेगा, उसको भाजपा को वो फूटी आंख नहीं, बिल्कुल नहीं सुहाता। जो वर्णाश्रम की एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को आप फॉलो करते हैं तो यू आर वेलकम, अदरवाइज और नॉट। हाँ, उनको तो गुड दलित बैड दलित से मतलब। रामदास अठावले क्या है? नरेंद्र मोदी के राज कवि। उनसे क्या दिक्कत है? बढ़िया है, संसद में चुटकुले सुनाता है वो आदमी, बढ़िया, उनकी वाहवाही कर रहा है। अगर दिक्कत कब होती है रामदास अठावले से? जब वही रामदास अठावले संसद में जाके पूछता कि नरेंद्र मोदी जी, रोहित वेमुला की हत्या क्यों की गई, क्यों दलित युवाओं का गला घोटा गया, उनकी पढ़ाई को ख़त्म किया गया, उनकी स्कॉलरशिप को ख़त्म किया गया विश्वविद्यालय में, तब दिक्कत होती है। जिस दिक्कत की आप बात कर रहे हैं कि अठावले साहब से होनी चाहिए, वो दिक्कत तो आजकल मायावती से भी नहीं हो रही है, जो दलितों की सबसे बड़ी नेता के रूप में प्रचारित और की जाती हैं देश के अंदर। खैर, हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। हमने देखा पाकिस्तान, चाइना और नेपाल, तीनों ही बॉर्डर पर तनातनी का माहौल था और ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि तीनों ही बॉर्डर पर हमने जान गंवाई हो। आपको क्या लगता है, कुछ इसमें चुनाव आने वाले हैं उसके कारण कुछ हो रहा है, या फिर सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने में?
सरकार सीरियस नहीं है देश को चलाने में। पहली बात तो ये कि जो भी बॉर्डर पे चल रहा है, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तमाशा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा ही वो मुद्दा था जिसके कारण इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कभी भी तमाशा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है देश में सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई हो, पर उस पर कोई राजनीति नहीं की, तमाशा नहीं बनाया गया कि तमाशा करना पूरे मीडिया में, मैं 56 इंच का सीना, मैं ये कर दूंगा, हम पाकिस्तान को ये दिखा देंगे करके उसको दिखा देंगे, लेकिन आपका फेलियर है। दूसरी बात, सबको पता हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। लोगों ने अपने बेटों को खोया है, इस मिट्टी ने अपने बेटों को खोया है, 20 जवान शहीद हुए, ठीक है, किसने मारे हो और किसकी टेरिटरी पे मारे गए ये तक क्लियर नहीं हो रहा है अभी तो। किसने मारे? मारे तो चाइना ने, आप क्लियर हैं। ये कह रहे हैं भाई उसको किसने मारा इन जवानों को, ये तो बताइए। चाइना ने मारा है, ठीक है, हमारी जमीन पे आके मारा है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हमारी टेरिटरी में घुसे ही नहीं। अब उनको फिर वो किसकी तरफ है? जो गलवान वो किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट तो है, ठीक है। अब भाई नरेंद्र सरेंडर हो गए, उसमें मेरी क्या गलती है? हमारी उसमें गलती नहीं है।